सो क्या वाकई पीएसएक्स में मेरे स्टॉक्स रॉक कर रहे हैं? आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बता दूँ इस वीडियो के स्टार्ट में कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ जस्ट फॉर माय ओन लर्निंग, क्योंकि मुझे जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मुझे आप लोगों की फीडबैक मिलती है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो मैं अपनी लर्निंग प्लस उसके अंदर इन द प्रोसेस आप लोगों को भी कुछ शायद सीखने को मिल जाए, तो मैं उस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्लस ये कि ये इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा, तो वो स्टॉक पिकिंग एडवाइस मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक लर्निंग फेज़ के अंदर हूँ और मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, वो आप उसको एज़ इट इज़ ले लें, अपनी लर्निंग लाज़मी करें। प्लस ये कि ये जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज भी हो सकते हैं। मैं अपनी जो जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू कर रहा होता हूँ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर। तो ये आज आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कब देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, आप 2 साल बाद भी देख सकते हैं। तो इसलिए अपनी अपनी चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से देखें और उस चीज़ को रेप्लिकेट ना करें जो आपने रैंडमली किसी को यूट्यूब पे करते हुए देखा है। थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ, मैं 2018 के अंदर मैंने बेसिकली दोबारा से पीएसएक्स के अंदर एंट्री की थी। उससे पहले मैं काफ़ी अर्से पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर 2018 में मैंने अगेन म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के अंदर जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है उनके अंदर इन्वेस्ट किया, जो कि मुझे 1 साल तक जब मैंने चलाया तो मुझे समझ में आया कि यार मुझे खुद ही इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक्स के अंदर, और बजाय इसके कि मैं रिलाय करूँ म्यूचुअल फंड्स मैनेजर के ऊपर, मुझे थोड़ा बहुत खुद करना चाहिए, स्पेशली इन द मार्केट लाइक पाकिस्तान, जहाँ पर जो जो इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स हैं और जो इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स हैं, जो ईटीएफ्स के रिटर्न्स हैं, वो उस तरह से नहीं आते जिस तरह से आने चाहिए। इनफैक्ट मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि मैंने जो ईटीएफ भी लिए थे उसके भी रिटर्न इतने एबिस्मल हैं कि बेहतर ये है कि आप उस ईटीएफ के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो आप खुद ले लें और उनके ऊपर आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएँगे, रादर देन गोइंग फॉर जस्ट द ईटीएफ। बाय द वे, मैंने ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स और इनके कंपैरिजन के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, मैं लिंक में लगा दूँगा उसको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नई वीडियोज़ बने तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताएँ। लेकिन जब मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया और मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्ट किया, तो जो इंडेक्सिंग की थ्योरी है वो मुझे लग रहा था कि उसमें काम नहीं कर रही है, जो कि बाहर हम सुनते हैं ना यूएस के अंदर, कि आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते जाएँ और आपको इवेंचुअली फ़ायदा होगा। तो ऑफ कोर्स वो 1 साल कम था, लेकिन मुझे लग रहा था कि बेहतर ये है कि मैं कुछ खुद उसमें लेट माय हैंड्स गेट डर्टी और उसके बाद मैं खुद जो है अपना स्टॉक्स पिक करूँ। और उसके लिए बहुत बेसिक सी मैंने एक थ्योरी निकाली अपने हिसाब से, और उसको मैंने उस पे वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह से मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ। मैं बेसिकली सारे जो मेरे फोकस है वो ज़्यादातर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का है, जो मैं पिक करता हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने लिंक लगा दिया, उसको जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा थॉट प्रोसेस क्या है एक स्टॉक पिक करने का। इस वीडियो में मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बताऊंगा जो इस वक्त है, और कंपेयर करूंगा लास्ट 1 साल पहले तकरीबन जो मैंने उन्हीं स्टॉक्स को मैंने लेके रखा हुआ था, उनके ऊपर इस वक्त से लेकर उस वक्त से लेकर अब तक क्या स्टेटस है, किस में प्रॉफिट हो रहा है, किस में इस वक्त उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या इनफैक्ट नेगेटिव में हूँ। लेकिन मैं ओवरऑल बताऊँ आपको, अब मैं पीएसएक्स के अंदर एटलीस्ट रुपी टर्म के अंदर पॉजिटिव हो गया हूँ। ये बड़ी बात है, क्योंकि जो हाल हमने देखा है पीएसएक्स का पिछले इतने 2-3 महीने के अंदर, वो तो बहुत ही बुरा था। मैं अगेन हमेशा मैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जो भी आप कह लें, उस पे मैं फर्म बिलीवर हूँ। मैं कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं हर महीने हल्के-हल्के इन्वेस्ट करता हूँ, और उसके बाद वो इतना इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे अगले 10 साल के लिए ना चाहिए हो, और फिर थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग मैं कर रहा होता हूँ। तो इसलिए अगर आप इस माइंडसेट से चल रहे होंगे तो आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि जो गेट रिच क्विक और जल्दी ऊपर नीचे के ग्राफ्स के देखकर पैसे बनाना, वो सारी चीज़ें मैं नहीं करता, उसके लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है होराइज़न, तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपने स्टॉक्स दिखाता हूँ जो मेरे पास इस वक्त पोर्टफोलियो में मौजूद हैं, और ऑलमोस्ट कोई 26 स्टॉक्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन क्योंकि मैं पिछले उस टाइम से चला हुआ आ रहा हूँ जिस टाइम से मुझे खुद बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, मैं जो जो चीज़ समझ में आती थी वो ले लेता था। उसके बाद से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, और जब से मैंने आरडीए, बाय द वे, मैंने आरडीए के अंदर भी अपना रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भी मैंने एक अपना जो ब्रोकर अकाउंट है वो खोला है। और उसका फ़ायदा ये है कि मल्टीपल टाइम्स मैंने उसके, बाय द वे, उसके फ़ायदे के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है, आई बटन पे आप जाके क्लिक करें और उसको देखें कि मैंने क्यों एक नया ब्रोकरेज अकाउंट खोला है थ्रू आरडीए, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और उस अकाउंट के अंदर मैं अब इस पोर्टफोलियो को जो मैं दिखा रहा हूँ उसको मर्ज करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिल सके जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो पुराना वाला स्टॉक ब्रोकर अकाउंट था, अब मैं उसमें पैसे नहीं डालता, और उसका रीज़न ये है कि जब मैं बगैर टैक्स के झंझट में पड़े हुए ये काम कर सकता हूँ थ्रू माय रोशन डिजिटल अकाउंट, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान वाला जो मैं अकाउंट है उसको यूज़ करूँ।
मैं आपसे बात करूंगा अभी थ्रू स्टार्टिंग फ्रॉम द लो लीस्ट स्टॉक होल्डिंग इन माय पोर्टफोलियो। सबसे पहले मेरे पास एनआरएल है, किसी ज़माने में 0% था, अब 0.6% है। लोटे केमिकल 1.4% था, अब 0.9% है। क्योंकि ये थोड़ा सा इस वक्त इसने रैली की थी तो मैंने उसको थोड़ा सा ऑफलोड किया था, लेकिन बड़ा अच्छा स्टॉक है। अभी भी मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा सा और नीचे आएगा तो मैं शायद ले लूँ, लेकिन मैंने इसको थोड़ा ऑफलोड किया है। पहले 1.4% था, अभी 0.9% है। इसके बाद आरिफ हबीब लिमिटेड मेरे पास एक मैंने स्टॉक लिया फॉर माई लर्निंग। मुझे इसका शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था, अभी तक उसने डिविडेंड पे नहीं किया। बाय द वे मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि जिन स्टॉक्स ने अभी तक डिविडेंड पे किया है उनके डिविडेंड रीएडजस्टमेंट के बाद जब मेरे पास उसकी जो जो परसेंटेज इन्वेस्टमेंट है वो डिविडेंड रीएडजस्टमेंट के बाद है। आरिफ हबीब लिमिटेड ने अभी तक जब से मैंने लिया कोई डिविडेंड पे नहीं किया, तो उसका 0.9% मेरे पास इस वक्त इन्वेस्टेड है। WTL एक पास्ट की कहानी है, जिस टाइम पर मुझे पता नहीं था बहुत सारी चीज़ों का, मैंने लिया था और अब ऑलमोस्ट 1% है इन्वेस्टेड ओवरऑल पोर्टफोलियो का। जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आएगा मैं उसको सोच रहा हूँ बेचूँ ना। एयर लिंक, आई बिलीव इन दिस कंपनी, अभी भी नेगेटिव में है क्योंकि एक ऐसी इनिशिएटिव है इस कंपनी की तरफ से कि जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो उस पर टैक्स कम लगेगा और जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं उन पर टैक्स लगेगा। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ इसमें ज़्यादा होगी। अभी तक नेगेटिव में है, इस वक्त 1.2% पोर्टफोलियो का मेरे पास मौजूद है। EPQL मैंने रिसेंटली लिया है, ऑल्दो कि मैंने पहले जिक्र किया था कि एक कंपनी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। एंग्रो के सारी की सारी कंपनीज के अंदर मैंने शेयर्स ले लिए हैं, लेकिन वो इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं है, तो 1.6% का मेरे पास कंपोनेंट है, ऑल्दो के पॉजिटिव के अंदर है। MTL मिलेट ट्रैक्टर्स मैंने रिसेंटली लिया 1.9%, ये भी पॉजिटिव के अंदर है। और इसके बाद एंग्रो, जब ये PSX काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ था तो मुझे एंग्रो की जो प्राइस थी, जो स्टॉक प्राइस थी, वो काफ़ी कम लगी थी। इनफैक्ट एंग्रो की प्राइस उतनी कम हो गई थी जितनी कोविड के टाइम पे कम हुई थी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू टेक दिस। उसके बाद पॉजिटिव में आ गया था। 1.9% इस वक्त इसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है। FCCL एक बहुत गलत डिसीजन था मेरा लेने का, अभी भी नेगेटिव में है। इस वक्त 2% के करीब उसकी होल्डिंग है, पहले 6.1% थी, लेकिन अब मैं उसको नहीं लेता। मैं वेट कर रहा हूँ कि इसको अच्छे टाइम पे किसी तरह बेचूं। आदम जी लाइफ नहीं लेना चाहिए था, अगेन लर्निंग इट वाज नॉट अ गुड स्टॉक। और ये जब इसका IPO आया था, जब मैंने लिया था, जस्ट बिकॉज मैंने पहली दफ़ा IPO में इन्वेस्ट किया था, तो मैंने कहा एक दफ़ा ट्राई कर लें। उसके बाद से मुझे नॉट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस मैंने कहा IPO में लेना ही नहीं चाहिए। जब आपको एक तरह से ये गैम्बल होता है कि अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आती है इसकी IPO की तो ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल से IPOs में ना ही जाएं तो बेहतर है। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल 5% होल्डिंग थी, अब 2.2% हो गई। मैंने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, लेकिन इसके अंदर इसने मुझे डिविडेंड भी पे किया है और काफ़ी अच्छा इसका जो ओवरऑल मुझको इसने रिजल्ट दिया वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद PSX का अपना स्टॉक है, अगेन ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन अभी भी नेगेटिव में है और आई डोंट नो कब तक नेगेटिव में रहेगा, लेकिन फिलहाल 2.9% मेरे स्टेक्स हैं और मैं इसको ऑफलोड करता रहूँगा एज 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 द टाइम गोज ऑन। OGDC गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, डिविडेंड भी पे किया है, पॉजिटिव में हूँ उस वक्त मैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या सिनेरियो रहता है। पहले 0.5% था, अभी 3% हो गया है। और मुझे लगता है कि OGDC के अंदर पोटेंशियल ऑयल प्राइसेस के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा है, लेकिन स्टेट ओन्ड एंटिटी होने की वजह से इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो अगेन इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान तो आपको फिर ये सारी चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो मैंने इसलिए OGDC के अंदर जितना एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्सपोजर डिविडेंड के लिए मैं रखूँगा। नेशनल फूड्स, पहले 7.1% इसके ऊपर एक्सपोजर था, क्योंकि अब पोर्टफोलियो ग्रो किया है उसके बाद से मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है, लेकिन पॉजिटिव में है और इसके अंदर डिविडेंड भी आएगा। अभी तक डिविडेंड आया नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन डिविडेंड आएगा तो वो ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन कोई बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक नहीं है, तो मैं इसको एक एक ख़ास लेवल के ऊपर रखकर छोड़ना चाहता हूँ। TRG 7.2% अर्लियर एंड नाउ इट्स 3.7% मेरे पोर्टफोलियो साइज़ का। पॉजिटिव में इस वक्त इसलिए है क्योंकि मैंने नेगेटिव जब ये नीचे चला गया तो काफ़ी ज़्यादा बाइंग की थी, उसके बाद मैंने कुछ ऑफलोड भी किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको किसी तरह बाय द टाइम इसको इसको ऑफलोड कर ही दूँ। पाकिस्तान ऑयल फील्ड इस वक्त पॉजिटिव में है, इसने डिविडेंड भी दिया मुझको और 3.8% ऑफ माई पोर्टफोलियो राइट नाउ। डॉल्मेन सिटी रीट इज़ द बेस्ट स्टॉक राइट नाउ विद मी, अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है इस वक्त और 4.2% ऑफ माई पोर्टफोलियो। इसके अंदर इसने डिविडेंड, जाहिर सी बात है हर क्वार्टर ये दिस इज़ द ओनली स्टॉक जिसने कंसिस्टेंटली मुझे डिविडेंड दिया है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है।
इसको मैंने फर्दर एडअप नहीं किया क्योंकि और कंपनीज के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसके अंदर एडअप नहीं किया उसके बाद से। सिस्टम्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया कि पिछली वीडियोस के अंदर कि मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है और इसने मुझे डिविडेंड भी दिया है और इसने बोनस शेयर्स और शेयर्स स्प्लिट भी दिए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव इसके अंदर हूँ मैं। 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज देयर इन द सिस्टम्स लिमिटेड राइट नाउ। मीज़ान ईटीएफ के अंदर इस वक्त मैं नेगेटिव में हूँ। अब मैं जैसे शुरू में आपको वीडियो के अंदर मैंने बताया था ना कि मैं मीज़ान कोई भी ईटीएफ हो तो मुझे अब ईटीएफ समझ में नहीं आते पाकिस्तान के, क्योंकि वो ऑल्दो कि उनकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं लेकिन ईटीएफ इटसेल्फ आपको ना डिविडेंड पे कर रहे होते हैं। इसने इसने मेरे नहीं ख्याल के डिविडेंड दिया है इस दफ़ा, तो डिविडेंड भी नहीं दिया है और कोई ऐसा ग्रोथ भी नहीं है, नेगेटिव में। तो इसलिए आई फॉर द न्यू कमर्स आई वुड से कि आप जाएं ईटीएफ्स के थ्रू, आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू जाएं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं, लेकिन जब आप सीख लें 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, तो फिर अब बेहतर ये है कि आप उन्हीं स्टॉक को होल्ड करना शुरू कर दें जो वो वाले जो आपको अच्छे ईटीएफ्स लग रहे हैं। एटलीस्ट बाय द कंपनी नेम मीज़ान ईटीएफ्स, मीज़ान इज़ अ गुड कंपनी, तो अगर उनकी रिसर्च अच्छी है तो प्रॉब्ली आपको भी समझ में आते हैं वो स्टॉक्स, तो आप वो स्टॉक्स ले लें रादर देन गोइंग थ्रू द ईटीएफ रूट। ईपीसीएल एक अच्छा स्टॉक है, अगेन एंग्रो की कंपनी है, डिविडेंड भी पे किया उसने और इस वक्त भी पॉजिटिव के अंदर है। हबको पॉजिटिव, आई मीन पॉजिटिव राइट नाउ 6.5% की इस वक्त की होल्डिंग है, 9.1% अर्लियर। इसने अगेन एज आई सेड डिविडेंड भी दिया है, तो आई विल ऑल्दो इट्स having its own issues, but I will still keep it in my portfolio. AVN is a very good company, Evancion, 6.6% in my portfolio right now. इसने कुछ बोनस शेयर्स भी दिए थे और उन बोनस शेयर्स की बेसिस के ऊपर इस वक्त मेरा 6.6% का पोर्टफोलियो है एवेंसियन के अंदर एंड आई एम पॉजिटिव देयर। एमसीबी बैंक अच्छा स्टॉक है, लेकिन और जब ये बैंकिंग के ऊपर कुछ कर्ब्स आए थे और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि बैंक्स के ऊपर सुपर टैक्स लगेगा और ये सारी चीज़ें, तो उसमें काफ़ी नीचे चला गया था। तो इसका स्टॉक मैंने उस वक्त मेरी अच्छी इसके अंदर होल्डिंग थी, मैंने उसको ऑफलोड नहीं किया। जब ये नीचे गया तो मैंने और ख़रीद लिए, तो ख़रीदने के बाद जब एवरेज आउट किया तो इस वक्त नेगेटिव में हूँ, लेकिन नॉट नॉट दैट मच ऑफ नेगेटिव। तो इसलिए एमसीबी इज़ फॉर मी इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टॉक और इसने डिविडेंड भी पे किया है। 6.7% इसकी मेरी होल्डिंग है। एमसीबी आरिफ हबीब इज़ अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक और इसको मैंने किसी एक पर्सपेक्टिव से लिया था। 8.2% मेरी होल्डिंग है, लेकिन शायद मैं उसको थोड़ा सा ऑफलोड करूं एज इट ग्रोज, एंड जब उसने डिविडेंड पे कर दिया, अच्छा वाला डिविडेंड पे करे। इसने एक दफ़ा डिविडेंड पे किया लेकिन मुझे अभी तक इसमें ऐसा मज़ा नहीं आया, तो मैं देखूंगा कि आगे इसका क्या करना है। एंग्रो फर्टिलाइजर इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, अगेन 9.1% ऑफ माई स्टॉक होल्डिंग इज़ विद एंग्रो फर्टिलाइजर, पॉजिटिव में है अभी। लास्ट क्वार्टर इसने डिविडेंड पे नहीं किया, जिसकी वजह से इतना पॉजिटिव नहीं है जितना अच्छा पॉजिटिव ये पहले था, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टॉक आपको पे ऑफ कर रहा होता है। तो एंग्रो फर्टिलाइजर इज स्टिल गुड एंड आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस स्टॉक। लकी सीमेंट विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लकी मोटर्स, तो आई मीन लकी मोटर्स, किया मोटर्स और इस तरह की कंपनीज, इस तरह की जो ब्रांड्स हैं वो इसके अंडर आती हैं। हमेशा से मैं बुलिश रहा हूँ, 8% से 10.5% मैं इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो को लेके आ चुका हूँ। स्टिल आई एम इन नेगेटिव, बट आई फील कि एक पॉइंट आएगा जब ये कंपनी ग्रो करेगी, इसकी ग्रोथ को ऐसा कोई रोक नहीं सकता। अभी रिसेंटली थोड़ा सा ऊपर भी गया, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म स्टॉक। जब ये ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे तो ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो अभी ये नेगेटिव में है, लेकिन आई वुड स्टिल कीप दिस स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे स्टॉक्स की बात की और 26-27 स्टॉक्स मेरे पास हैं, तो लोग वही अगेन कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो, तो मुझे पता है इस बारे में, लेकिन मैं इसको रीएडजस्ट करना चाहता हूँ। और मैं जैसे मैंने सर्वा के अंदर जब इन्वेस्ट किया था यूएस के स्टॉक्स के अंदर, तो मैंने सिर्फ 4 या 5 स्टॉक्स लिए मैं, प्लस उसकी इंडेक्स फंड के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो यही चीज़ मैं पीएसएक्स के अंदर लेके आना चाहता हूँ, लेकिन पीएसएक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये है कि ये इतना सस्ता होता है कि आपको थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार आप ले भी सकते हैं, फ्रैक्शनल शेयर्स की ज़रूरत भी नहीं है आपको, वैसे ही आप ख़रीद सकते हैं। तो इसलिए
थोड़ा सा बंदा गलत डिसीजंस ले लेता है, स्पेशली व्हेन यू आर बिगिनिंग। अब तो खैर थोड़ी सी चीज़ें पता चल गई हैं तो मैं इतना डाइवर्सिफाई नहीं करता। पहले क्योंकि नहीं पता था तो इसलिए वो पुरानी चीज़ें हैं तो वो अभी भी नज़र आ रही हैं वो। लेकिन ये कि अब मैं कंसंट्रेट करता हूँ, स्पेशली वंस ये मेरा आरडी अकाउंट आ गया, तो आरडी अकाउंट और ये मैंने जो आपको पोर्टफोलियो परसेंटेज बताई है, ये दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके बताई है। अब आरडीए के अंदर मेरे पास कोई 8 के करीब स्टॉक्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, और मैं उन्हीं के ऊपर फोकस करता हूँ। इनफैक्ट जो मैं आरिफ हबीब के अंदर जो पुराना ब्रोकरेज था मेरा, उसको भी मैं रीएडजस्ट कर रहा होता हूँ, और उससे जो लेट्स से टीआरजी जैसे कंपनीज मैंने कुछ सेल की हैं, उसके बाद मैंने फिर कुछ ऐसी कंपनीज बाय की जो मेरी जो टॉप 8 कंपनीज थी उसके अंदर से मैंने बाइंग की है। तो इसलिए ये एक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रोसेस है। 2 साल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो 2 साल 3 साल इज स्टिल स्मॉल ऑफ अ टाइमलाइन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पोर्टफोलियो बनाएं, थोड़ा बहुत रीएडजस्ट करें और उसको उसी तरह से चलाते रहें। चाहें आप यूएस स्टॉक, और मैं ये कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो स्टार्ट कर दें एज सुन एज पॉसिबल। आप जब बाहर जाएंगे तो आपको पता होगा, एक पर्सपेक्टिव ऑलरेडी मौजूद होगा आपके पास। एज आई सेड, मैं यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। यूएई में रहते हुए अगर आप या पाकिस्तान से बाहर हैं तो अगर आपके पास यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया। सर्वा के बारे में मैंने रिसेंटली अपना पोर्टफोलियो रिवील किया था कि किस तरह से पोर्टफोलियो काम कर रहा है, यहाँ पर उसकी वीडियो का लिंक लगा दिया, प्लीज़ जाके देखें। इसके अलावा यहाँ पर मेरी नेट वर्थ का स्टेटस है कि किस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी नेट वर्थ बढ़ी और किस तरह से किस कंपोनेंट में बढ़ी है, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।